नमस्कार, बंगाल का संदेश लेकर हाजिर हूं। मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर एक ऐसा नाम उभरा जिसने एक ऐसे विवाद को जन्म दिया, जिसने एक देश भर में एक बहस को छेड़ दिया। बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहकर टीएमसी के विधायक वो होते थे हुमायूं कबीर, और उन्होंने ऐसी बहस छेड़ी जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति लगा मानो कि उसके इर्द गिर्द ही घूमने लगी हो। चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जनता उन्नयन पार्टी एक तरह से उन्होंने बनाई यहाँ पर, और बाद में उसमें बड़ा बदलाव इस तरह से देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी अपने एआईएमआईएम को लेकर पश्चिम बंगाल में उनके साथ गठबंधन करते हुए नजर आए। लेकिन फिर एक स्टिंग ऑपरेशन होता है जिसमें हुमायूं कबीर पर कई तरह के इल्जाम लगते हैं, और उसके बाद ओवैसी को लगता है कि शायद ये गठबंधन करके उन्होंने गलत फैसला ले लिया, और अपने फैसले को बदलते हुए उन्होंने अब हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन को तोड़ दिया है। यहाँ पर जहाँ ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स को ये गठबंधन बहुत हद तक तोड़ लेगा या कहीं ना कहीं ममता का जो कोर वोटर है उन्हें नुकसान पहुंचा देगा, इस सब पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। किस तरह से ये समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर हम आज बंगाल का संदेश में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर 100 से 110 सीटों पर प्रभावित करते हैं चुनावी नतीजों को। तो ऐसे में उनकी बात करना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग और वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार झा। सतीश सर, ये जो बात मैंने अभी कही अपने इंट्रोडक्शन में, ये जो गठबंधन हुआ और उसके बाद टूटा, आप किस तरह का असर अब पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं उसको लेकर, खासकर मुस्लिम वोटरों के संदर्भ में? देखिए, मुस्लिम वोटों के बारे में तो एकदम स्पष्ट था कि भाजपा न चाहती है, लेकिन ममता के लिए वो बहुत बड़ा वोट है जी। अब बीच में ये जो जब पूरे दुनिया में युद्ध की चर्चा हो रही है, तरह तरह के बम फूट रहे हैं, यहाँ हुमायूं बम फूट गया जी, है ना। बिल्कुल। तो जब पूरी दुनिया में जब वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे हुमायूं कबीर, जो कि भाजपा में भी रह चुके हैं, ध्यान से सुनिए, जी, भाजपा में भी रह चुके हैं, हाँ, और अचानक से ये हुमायूं कबीर बम फूट गया। हाँ, तो हमको लगता है जो अरमान भी बहुत लोगों के फूट जाते हैं इस तरह के बम से। हाँ, तो और अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो सही है या नहीं है। तो आपको याद होगा कि जिस समय वो बाबरी मस्जिद ढांचे की बात कर रहे थे, उस समय का ही स्टिंग ऑपरेशन है लगभग। तो देखिए, तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत है ना, तो इससे तो बदलाव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर मिल के अगर लगाते जोर, जहां से भी उनको सपोर्ट मिल रहा हो या मिलता रहा हो, तो ये संभव था कि मुसलमानों का जो वोट ममता बानो को कम जाता, और वो बहुत सारे वोट पे हो सकता है कि वो तितर बितर होता है, जो कि हमने कई जगह देखा है इस देश में। शायद वो अब नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी वोट हैं मुसलमानों के, वो एक तरफा आंख मूंद के पड़ेंगे। अब हुमायूं कबीर की उतनी वैल्यू नहीं रही, और न ओवैसी उतना पांव जमा पाए जैसा उन्होंने बिहार में जमाया। तो ये फायदा मुझे लगता है ममता बनर्जी को करेगा। अब पता नहीं, एसआईआर की बात होती है कि उसमें उनके वोट काट दिए गए, आरोप है। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही है नहीं है, अब उससे कितने वोट कटे हैं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोटे तौर पर ये जो हुमायूं बम फूटा, उससे हमको लगता है ममता बनर्जी को फायदा हो। ठीक है अजीत सर, किस तरह से आप देख रहे हैं हुमायूं बम जो फूटा, जिस तरह से सतीश सर कह रहे हैं, क्या अब वो पूरी तरह से फुस हो गया है पश्चिम बंगाल की राजनीति में? उसमें हम और सतीश जी नहीं कह रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि उनको पहले देना चाहिए था। जब ये उठा था इशू कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जब हुमायूं कबीर बोला था उस समय उन्होंने कभी नहीं कुछ कहा। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो है बाबरी मस्जिद बंगाल में कभी बनाने नहीं देंगे। क्यों कह रहे हैं आज, पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा? उसका सीधे कारण है कि एक जमाने में लग रहा था कि जैसे सतीश जी ने कहा कि हुमायूं कबीर वो एक तरह से मुस्लिम वोट को वो अपने इलाके में कम से कम तितर बितर कर रहे हैं। मान लीजिए हुमायूं कबीर नहीं भी जीतते, फिर भी जिसको कहा जाता है सड़क के भाषा में कि वो कटुआ फैक्टर जो है ना, काट देता है वोट को, तो वो करते, तो उससे जो है ममता का वोट कटता काफी उस इलाके में। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अब बिल्कुल नहीं कटेगा, बट पहले जिस तरह से हुमायूं कबीर घूम रहे थे वो तो खत्म हो गया, क्रेडिबिलिटी खत्म है। अच्छा, ये भी हल्ला था बंगाल में, मैं जब घूमने गया और जब मैं पूछता था कि भाई
अब इनको ये अपने कहाँ से उठ के आ गए, तो लोग कहता था उनको पैसा कौन दे रहा है। अच्छा, स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने सीधे खुद कहा है कि हम तो भाई 1000 करोड़ जो है, अच्छा उन्होंने पार्टी रूलिंग पार्टी का नाम भी ले लिया। तो अब चक्कर ये है कि अच्छा, प्रधानमंत्री पहले बोले, जब रिएक्ट किए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो लगता है एआई जनरेटेड वीडियो है। हाँ। अच्छा, पर अपने जो है हुमायूं कबीर इतने काबिल हैं कि अपने ही उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो कहा है, पर दिक्कत ये है कि मैं 57 मिनट का वीडियो दिया, इन्होंने तो 11-13 मिनट ही दिखाया, मेरा पूरा चीज दिखाया नहीं, पर मैंने तो कहा कि हाँ, पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्टि कर दी है। तो अब चक्कर ये है कि अब हुमायूं कबीर फैक्टर जो माना जा रहा था कि मुस्लिम वोट को डिवाइड कर देगा, उसका क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया है। और ओवैसी जी जो है, ओवैसी जी का क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है हुमायूं कबीर से। वो 25 बार पार्टी नहीं बदले हैं, सतीश जी ने सही कहा। वो पहले बीजेपी में थे हुमायूं कबीर, फिर कुदक के तृणमूल में आए। अच्छा, एक जमाने में तृणमूल में अच्छा जमे थे, पिछले चुनाव में वो करीब 60,000 प्लस वोट से जीते थे, बट अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए और कुदक के जो है ये कर रहे हैं। बट ओवैसी जी का क्रेडिबिलिटी आज भी है, पर अब उनका जो है अलायंस जो उनका बन रहा था, और याद रखिएगा एक बार मोहम्मद सलीम सीपीएम का, वो भी कह रहे थे कि हम इस अलायंस में जुड़ेंगे, तो लग रहा था कि बड़ा भयानक मुस्लिम वोट बटेगा। उसका चांसेस घट गया है। 32% वोटर है पश्चिम बंगाल में, अकलियत का मुसलमान, और उसमें एसआईआर जरूर कुछ डेंट करेगा, बट अब जो है वो एक नए उमंग से जो है वोट देंगे, एकजुट वोट देंगे, और इससे जो है ममता को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सतीश सर, यहाँ पर हुमायूं कबीर जो है वो मुर्शिदाबाद में उनका एक अच्छा जनाधार था, और जब भी बाबरी मस्जिद का चल रहा था, जिस दिन नींव रखी जा रही थी, बड़ी तादाद में गाँव से लोग पहुंच रहे थे, अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे थे, जमकर पैसा उन्हें दिया गया। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का नाम ले दिया, जो भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ, और वो खुद उसकी पुष्टि करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं कि नहीं नहीं, मैंने ही वो बात कही है, भले ही बीजेपी उससे सीधे तौर पर किनारा कर रही है, उसको भी सत्यापित होना बाकी, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्या इसमें कहीं बीजेपी की छवि पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में और खराब हुई है? देखिए, बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को मेरा शुरू से मानना रहा है कि पहले उनको बांग्ला भाषा में भाषण देना आना चाहिए, और ये ममता बहुत उस्ताद है। अच्छा। वो आप सुने ना, मछली ले लेके लोग घूम रहा है, तो वो बंगाल का लिंगुआ फ्रांका अभी तक मुझे नहीं समझ में आता है कि भाजपा को आया है या नहीं आया। नंबर 1, जो आपने पूछा क्रेडिबिलिटी की बात, निश्चित सी बात है, बंगाल के लोग थोड़ा शक की निगाह से तो देखेंगे ही। मैं कैसे कह दूं, अब एआई जनरेटेड कोई रिजल्ट आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक क्रेडिबिलिटी होती है वो घटा है, और तमाम अवरोधों, तमाम चुनौतियों के बावजूद ममता को इससे फायदा हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, कि कभी कभी मेरे मन में शंका होती है कि हुमायूं कबीर किसके आदमी थे, किसके बिल्कुल आदमी ये सवाल उठाए गए थे कि आखिर फंडिंग कहाँ से आ रही है। नहीं, भाजपा के बारे में आरोप लगता है कि भाई भाजपा ने उनको फंड किया, खुद उन्होंने माना, लेकिन ये वाकई ये अगर नहीं है तो वो क्यों कहेगा कि मैं, वो तो 57 मिनट का वीडियो दिया था कि भाजपा ने हमें कहा था, है ना। तो इस तरह से इस चुनाव के बीच में बोलना, ममता, ये तो राजनीति में होता है, कहीं ममता का ही प्लांट तो नहीं था कि जो एन मौके पर ये एक्सट्रीम बाहर करके एक्सपोज कर दिया और बीजेपी की क्रेडिबिलिटी उसमें कमी हुई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, उस मामले में ममता का ही तो दाव नहीं था। उस मामले में मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ। हाँ। ये जो है स्टिंग ऑपरेशन दिसंबर या जनवरी में हुआ और मुझे याद है जब मैं घूम रहा था बंगाल में, तो मुझे जितने तृणमूल के नेता से मैंने बात किया, उन्होंने मुझे कहा था चुनाव तो आने दीजिए, हमारे तरफ से जो है खेला होवे। तो ये जो है अभिषेक बनर्जी, उन्हीं का हाथ माना जाता है इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में, तो उसको दबाए हुए थे। जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो स्टिंग ऑपरेशन निकाल दिए। तो उल्टा झटका जो है, हुमायूं कबीर एक्चुअली तृणमूल को हर्ट करने वाला था, अब लग रहा है कि एक तरह से हुमायूं कबीर फायदा दे रहा है, एक तरह से कहिएगा कि एक नया उमंग आ गया। मैं इतना तो जरूर हुआ है
कि एसआईआर से जो मुसलमान वोटर डर गया था, उसका नाम जो कटा है, उसको ये कॉम्पेंसेट कर देगा। तो अब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड फिर हो जाएगा 32% पर। उसके बाद बाकी जो 68% है उस पर जो है फिर चुनाव लड़िए। इस सब के बीच में सतीश सर, मुसलमान वोटर किस तरह से सोचता है? क्या उसे ये लगता है कि यहाँ पर सिर्फ उसके नाम पर राजनीति चल रही है, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर मैं आपको जो फैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड है, मुसलमानों में बहुत तरह के संशय हैं, शंकाएं हैं, उनको चुनौतियां हैं। ये सारा के बात आप रोड पे चलिए, आप थोड़ा सा ठहर के बात कीजिए तो आपको बताएंगे जी। तो वो देखेगा ये ना कि भाई उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है ना। वो भाजपा से बहुत डरते हैं, बात सच है। भाजपा और चाहती भी होता 80-20 का नारा लगाती है, तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज कि भाई बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर जैसा आदमी, आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, वहाँ 3-4 हुमायूं कबीर बंगाल में हुए। अच्छा। और 2-3 नेता अभी भी है जो हुमायूं कबीर के। तो चंदा जो है किसी दूसरे हुमायूं कबीर को भी चला गया, इसको जाना था। तो अगर बाबरी मस्जिद के नाम पर अगर इतना जल्दी में, जबकि सब कुछ का जजमेंट हो गया, राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी वो एक ऐसी चीज उनको उद्वेलित कर देती है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि क्या मुस्लिम मानसिकता जो है इस वक्त देश में है। बिल्कुल। अजीत सर, अब आप ये बताइए कि ये सब कुछ जो हुआ, इस सब के बीच में एक तरफ अजीत सर कह रहे हैं ये ममता का भी दाव हो सकता था, ये बीजेपी का भी दाव हो सकता था। इस सब के बीच में क्या लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टियां कुछ फायदा उठा पाएंगी मुसलमान वोटर्स का? देखिए, एक जमाना था कि मुसलमान वोटर त्रिकोणीय वोट देता था बंगाल में। सीपीएम को भी, पहले कांग्रेस को, जब घानी खान चौधरी थे तो जम के वोट होता था कांग्रेस को, और बाद में जब तृणमूल मिला तो तृणमूल 2011 से ये जो नया आप देख रहे हैं ट्रेंड बंगाल में कि करीब 90% क्या बोलते हैं अक़लियत का वोटर एक तरफा वोट दे रहा है, उसका मेन कारण है राइज ऑफ बीजेपी। जब से बीजेपी राइज किया तो उनको लगा अक़लियत के वोटरों को कि हमें बचाएगा कौन, तो उनको लगा कि कांग्रेस बचा नहीं पाएगा। सीपीएम का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल खत्म है। परसेंटेज वोट देखिए 2021 में तो 5%, तो 3%, एक भी सीट ना कांग्रेस जीती ना सीपीएम जीता। तो अक़लियत के वोटरों को लग गया कि मुझे जो है उसी को वोट देना है जो हमें भाजपा से बचा सके। तो इस कारण जो है ममता को मिला है। वैसे सच बोलूं तो ऐसा नहीं है कि ममता बड़ा प्रो मुस्लिम है। इनफैक्ट ममता एक तरह से मैं कहूंगा सॉफ्ट हिंदुत्व खेलती है। इनफैक्ट दो मंदिर बना रही हैं, साउथ में एक अलग, नॉर्थ में एक अलग। आप देखिएगा हुमायूं कबीर को लाई, सस्पेंड की, एक्सपेल नहीं की। बड़ा सॉफ्ट अप्रोच उनका रहता है ऑन दिस इशू। अच्छा, इसके पहले भी मटुआ वोटर्स के साथ भी वो जो है वो स्टैंड नहीं ली जो सीपीएम लिया था, सॉलिड सेकुलरिज्म का। वो देखी कि जब यूसीसी के थ्रू बीजेपी मटुआ वोटर्स को दे रहा सिटीजनशिप, तब जाके नेगोशिएट कर गई मटुआ वोटरों के साथ। जब वो शुरुआत में मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रही थी रैली करने, तो उन्होंने इस तरह से बात ही इस तरह से रखनी शुरू की थी कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। ये बात वो सतीश जी कहती हुई नजर आ रही थी, और एक भरोसा जीतने के लिए और एक डर भी पैदा करते हैं इस तरह से नेता, हम जानते हैं अपने भाषणों में, और उसीलिए उन्होंने वो बात कही कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। तो जो बात अजीत जी कह रहे हैं वही यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, वो कुछ भी ना करे तो मुसलमान उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, अगर एक वोट भी रहेगा तो उन्हीं को जाने वाला है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस तो नेस्तनाबूद है, वहाँ है नहीं। दूसरा, ममता बनर्जी को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो अजीत जी कह रहे थे, उनको आता है कि हमने बोला ना टिट फॉर टैट है वो। आपको तो याद होगा यूपीए सरकार में भी मंत्री उनके, बिल्कुल, और वाजपेयी सरकार में खुद ममता मंत्री, तो आप इसी से समझ सकते हैं। और आखिरी ये भी बताते चलिए कि अब जब हम देख रहे हैं ओवैसी को, क्या अब अपनी गलती यहाँ पर का एहसास हो गया है कि गलती कर दी इस तरह का गठबंधन करके बिना सोचे समझे? वो हो सकता है कि उनको हो, या फिर ओवैसी भी आजकल ममते जैसा खेल खिलाड़ी में आ गए हैं ना। कैसे? आपको बारे है ना उसका, महाराष्ट्र में किसी और से समझौता कर लेते हैं, हैदराबाद में किसी और से समझौता कर लेते हैं। तो अब इस बार ज्यादा बोलने का नहीं है, आप समझ सकते हैं। अब जिस तरह बात बन जाए
जिस तरह रुख देखे, जिस तरह उनको भी तो अपना क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बिल्कुल बस खत्म। एक कमेंट जी ओवैसी जी पर। देखिए, एक चीज ओवैसी जी ने बड़ा अच्छा कहा, जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बंगाल में लड़ूंगा, तो वो बहुत जोर दहाड़े वो बोले, वो नेचुरली अपने वोटर को कह रहे हैं, मुसलमान वोटर को वो कह रहे हैं कि ममता पहले कहाँ थी, वाजपेयी जी के कैबिनेट में थी, ममता कभी इधर कभी उधर। हाँ, और उसके बाद वो जोड़ दिए, हाँ, ममता कहाँ थी जब गोदरा हुआ। हाँ, 2002 का जिक्र किया उन्होंने। हाँ, 2002 का उन्होंने जी। कहा उस समय हाँ, वो कैबिनेट में थी वाजपेयी हाँ, जी के। हाँ, ये कह के वो उसी तरह से बम मारे, जैसे हुमायूं कबीर बोले हम बाबरी मस्जिद करेंगे, हाँ, तो ये गोदरा वाला बम मारे थे। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनका जो कनेक्ट है वोटर के साथ बिहार में भी और बाकी जगह भी, हाँ, उनका क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब मैं जी, बिहार गया जी, था कवर करने, तो हम्म, मैंने देखा उस फ्लाइट में जो मैं जा रहा था, हम्म, तो 90% लोग जो है, पहली बार पूर्णिया में एक एयरपोर्ट खुला था, 90% मुसलमान थे। 60-60 हजार, 80-80 हजार खर्च किए थे, राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। क्यों भाई? तो जा रहे हैं वोट देने, किसको? तो ओवैसी जी को। मैंने कहा क्यों? तो सर, पार्लियामेंट में हमें वो बचाते हैं, उनका एक इमेज है, जी, वो हुमायूं कबीर नहीं है, जी। उनका एक सॉलिड इमेज है। ये अलग बात तो है एक तरह कि से वो राजनीति में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही जी, पड़ता है। और जो वो कॉमर्स की लैंग्वेज में कहा जाता है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो किया एक जाता है, तो शायद वो यहाँ गलती पर। ये हुआ, हाँ, उन्होंने कॉल दिया था बिहार में हाँ, लालू जी को जी, और लालू जी के बेटे को, हाँ, कि भाई यदि मुझे इंडिया अलायंस में जोड़ दिया जाए, हाँ, तो मैं फिर अलग से नहीं लड़ूंगा। ठीक यही है। वो ममता को देते कॉल, हाँ, और यदि ममता मान लेती, हाँ, तो वो ज्यादा प्रिंसिपल्ड ज्यादा स्टैंड बेहतर होता। डिसीजन होता शायद। तो अब देखना होगा कि ओवैसी और हुमायूं कबीर जब हट गए हैं, अलग हो गए, गठबंधन टूट गया है, तो अब मुस्लिम वोटर का रुख किस तरह से रहता है। क्या वो एक बार फिर एक मुश्त होकर ममता बनर्जी के साथ नजर आते हैं, या चुनावी नतीजे कुछ और होंगे? उसके लिए 4 मई तक का इंतजार। नमस्कार।